नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने ग्राफीय विधि को पूरा पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम जो बीजगणितीय विधि है प्रतिस्थापन, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास के अंत तक इससे जुड़े रहना है ताकि आप प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से सीख पाए और एग्जाम में जो भी प्रतिस्थापन के सवाल आए उनको आसानी से हल कर सके। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं तो हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि ये वीडियोस आपके जो मित्र वगैरह हैं उन तक भी पहुँचे और वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठाएं और अपने आगामी सत्र 2024-25 की पहले से अच्छी तैयारी कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। देखना, आज हमें जो पढ़ना है वो है प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हमने जो विधि पढ़ी थी वो थी अपने ग्राफीय विधि। वो विधि कैसी थी? ग्राफीय विधि। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब ये वाली विधि है वो बीजगणितीय विधि है, मतलब इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी होगी। जो पहले हमने विधि पढ़ी थी उसके अंदर हम ग्राफ बना रहे थे, इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे और नाम से ही समझ जाना है प्रतिस्थापन, मतलब प्रतिस्थापना करनी है, जो मान है उनको बदलना है। देखना, इसके अंदर हमें क्या करना है, मान है वो प्रतिस्थापित करना है। मान क्या करना है? प्रतिस्थापित। अब प्रतिस्थापित किस प्रकार से करते हैं देखना, आपके पास जो प्रतिस्थापन विधि है उसके अंदर आपके पास पहले से दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे। दो क्या होंगे अपने पास? रैखिक समीकरण। हमें उसके अंदर से एक रैखिक समीकरण का चयन करना है और चयन किसका करेंगे? जो रैखिक समीकरण हमको हल करने में आसान लगे। अब दोनों रैखिक समीकरण होंगे, उसके अंदर से जो सरल रैखिक समीकरण होगा उसका हम चुनाव कर लेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि सरल रैखिक समीकरण का चुनाव करेंगे। कि जो सरल रैखिक समीकरण है उसका हमें कर लेना है चयन। कि पहला अपने पास दो रैखिक समीकरण दिए होंगे तो उसके अंदर से जो सरल वाला रैखिक समीकरण होगा उसका हम क्या कर लेंगे? चयन। अब दूसरा कि जो रैखिक समीकरण होंगे उसके अंदर दो चर होंगे। कितने चर होंगे? दो चर। दो चर होंगे तो हम क्या करेंगे, जो सरल वाला रैखिक समीकरण हमने चुना है उसके अंदर से एक चर का मान निकालेंगे। माना है कि दो चर हैं x और y, तो जो हमने सरल वाला रैखिक समीकरण चुना है उसके अंदर भी x होगा, उसके अंदर भी y होगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू। तो सरल रैखिक समीकरण से एक चर का मान निकालना है। जो सरल रैखिक समीकरण होगा उससे हम क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे और जो चर का हमने मान निकाला है उसको हम जो कठिन वाला रैखिक समीकरण है उसके अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे। मान निकाल लिया, फिर चर का जो मान है वो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। मान रख रहे हैं हम, इसीलिए क्योंकि हमने मान की प्रतिस्थापना की है इसीलिए इस विधि को हमने नाम दिया है प्रतिस्थापन विधि। देखना, क्या करते हैं, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं दो चरों वाले, एक सरल होगा और एक हो सकता है कठिन है। अगर दोनों सरल है या दोनों कठिन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी समीकरण चुन सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो सरल लगे हल करने में उसका चयन करना है और उसमें से एक चर का मान निकाल देना है। अगर आप चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, आप चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। कि x का मान निकालेंगे y के पदों में और y का मान निकालेंगे x के पदों में। अब आपने जो भी x और y का मान निकाला है उसको हमें दूसरे वाले रैखिक समीकरण के अंदर प्रतिस्थापित कर देना है।
अब जैसे ही प्रतिस्थापित करोगे तो जो दूसरा चर है उसका मान आ जाएगा, और उस चर का मान वापस समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, या फिर दोनों के अंदर जो संबंध आपने निकाला है उसके अंदर रखो, तो वहां से आप दूसरे चर का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने होती है प्रतिस्थापन विधि। एक आध सवाल करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से ये वाली विधि बैठ जाएगी। तो चलो इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण नंबर 4, काय प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारे पास दो रेखिक समीकरण युग्म है, दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, उसके अंदर से हमें इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। इनको प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल। देखना, अब जब भी आप हल निकालते हैं तो पहला काम तो आप ये कर दीजिए कि उसकी प्रकृति बता दीजिए कि इसकी जो रेखाएं होगी उसकी प्रकृति क्या होगी और उसके हल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सवाल हल करते हैं, कभी कभार हल करते हैं अपने पास उत्तर नहीं आता। क्योंकि उत्तर क्यों नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर कोई हल ही मौजूद नहीं होता। तो आपने को रफ के अंदर पहले से देख लेना है कि इसका कोई हल होगा या नहीं होगा। अगर हल है तब तो हमें इसको सॉल्व कर देना है, और अगर हल नहीं है तब हमें वो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वो अनुपात लिखने हैं, और यहाँ पर लिख देना है कि यहाँ पर इसका कोई भी हल मौजूद नहीं है। तो पहले हम इसको रफ के अंदर अगर चेक करें तो इसका a1/a2 निकालें। रफली यहाँ से हमें a1/a2 निकाल देना है। तो क्या होगा, x के जो गुणांक है उनका अनुपात तो हो जाएगा 7/1। फिर हम निकालते हैं b1/b2। b1 कितना है, y का गुणांक -15 और बटे में 2। देखना 7/1 मतलब 7, और ये -15/2। a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी होगी और इसका एक हल मौजूद होगा। मतलब हमें इसको हल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसका हल निकल रहा है तो इसको हम हल करेंगे। तो ऐसे आपको रफली पहले चेक कर लेना है कि हल मौजूद है या नहीं। अगर हल मौजूद है तब इसको प्रतिस्थापन से हल करना है। देखना, यहाँ पर हमने लिखा 7x - 15y बराबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1, और x + 2y बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप इसके अंदर से किसी भी समीकरण का चयन कर सकते हैं। आप इसके अंदर से चाहे तो पहले वाला का चयन करें या फिर दूसरे वाले का। हम क्या करते हैं कि जो चर का मान निकालते हैं वो हम दूसरे समीकरण से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें एक समीकरण का चयन करना पड़ेगा जो हमारे लिए सरल होगा। तो हमने कहा कि चलो भाई ये वाला सरल है, दूसरा है वो पहले की तुलना में हमने कैसा मान लिया, सरल। तो इस सरल का चुनाव करना है। तो हमने कहा समीकरण नंबर 2 से स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, सरल रेखिक समीकरण का चयन हो गया। फिर तीसरा है सरल रेखिक समीकरण से एक चर का मान निकालना है, कि जो सरल रेखिक समीकरण है x + 2y बराबर 3, यहां से हमें एक चर का मान निकालना है। तो समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबर 3। आप यहां से एक चर का मान निकाल दीजिए कि या तो आप यहां से x का मान निकालिए या फिर y का। हम क्या करते हैं, x को इधर ही रखते हैं और प्लस का 2y है इसको बराबर के इस तरफ भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 - 2y। ये प्लस का 2y था, बराबर के इधर आया तो माइनस का हो गया, तो यह 3 - 2y। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 3। एक चर का मान निकल गया, x का मान निकला है, दूसरे चर के पद में निकला है कि x बराबर क्या होता है, 3 - 2y। अब जैसे ही चर का मान निकला है तो उसके बाद में हमने अगला स्टेप कहा था कि चर का मान है वो दूसरे समीकरण के अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे, कि ये जो हमने चर का मान निकाला है इसको दूसरे समीकरण के अंदर रख देना है, जिसका हमने चयन नहीं किया है। हमने दूसरे का चयन किया था, तो अब ये जो मान निकाला ये किस में रखेंगे, पहले के अंदर। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब क्या हो जाएगा कि जो समीकरण 1 है उसमें जहां कहीं पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3 - 2y। तो क्या हो जाएगा 7, फिर पीछे x लगा हुआ है तो x की जगह क्या लिखना है हमें, 3 - 2y, फिर माइनस का 15y और बराबर में कितना है 2। अब ये 7 है और पूरा गुणे में कितना है, 3 - 2y। तो 7 का पूरे के साथ में गुणा करना है। 7 और 3 का गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा अपने पास, 21 आ जाएगा। और 7 और -2y का गुणा हुआ तो
माइनस का 14y और माइनस में क्या है, माइनस में 15y और बराबर में कितना है 2, बराबर में आ गया अपने पास 2। ये 7 और 3 का गुणा किया, हमने लिखा 21 और 7 और माइनस 2y का गुणा किया तो माइनस का 14y और माइनस का 15y पहले से ही लिखा हुआ था और बराबर में कितना आ गया 2। अब देखना ये हो गया अपने पास माइनस का 21, माइनस का 14 और माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 29y बराबर 2। अब प्लस का 21 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर कितना बचेगा माइनस का 29y बराबर 2 माइनस 21, प्लस का 21 था इधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये हो गया माइनस का 29y बराबर 2 माइनस 21, बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा और बड़े में से ही छोटा घटाना है तो 21 में से 2 गया तो 19, अब ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया 19/29। ये अपने पास किसका मान आया है y का, यानी एक चर का मान अपने पास निकल गया। अब इस y का मान चाहे तो तुम समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो या फिर समीकरण 3 के अंदर, किसी के अंदर भी रख सकते हैं। तो एक चर का हमने जो मान निकाला है, अचर जो चर का है वो अचर के रूप में हमने जो मान निकाला है उसको चाहे तो आप समीकरण 1 के अंदर रखें, 2 के अंदर रखें या फिर 3 के अंदर रखें, वो दूसरे चर का मान जरूर देगा। तो हम कहते हैं कि इस y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किसके अंदर रखना है समीकरण 3 के अंदर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू y और y की जगह कितना लिखना है 19/29, तो ये x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 19 दूनी 38 और बटे में 29, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 29, 1 का भाग 29 में 29 बार, 29 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा अपने पास 87 माइनस 29 का भाग 29 में 1 बार, 1 का गुणा 38 के साथ 38 आ जाएगा, तो 87 में से 38 कटाए तो अपने पास आ जाएगा 49/29, मतलब x का मान कितना आया 49/29 और y का मान कितना आया 19/29। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी दो रेखिक समीकरण को हल कर सकते हैं और वहां से जो चर है x और y उनके मान आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोसेस ध्यान रखनी है कि दो रेखिक समीकरण हैं, उनको 1 और 2 नाम दे देना है, उसके अंदर से किसी एक रेखिक समीकरण का हमें चुनाव कर लेना है। तो एक का चयन किया जो सिंपल हमें लगे कि इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं तो वो उस वाले का चयन कर देना है। हमने दूसरा समीकरण चुना और उसको हल किया और वहां से एक चर का मान निकाल देना है, चाहे तो आप x का मान निकाल दीजिए या फिर y का। हमने x का मान निकाला और जो x का मान हमने निकाला है उसको हमने दिया नाम समीकरण 3 और 3 का मान हमने उस समीकरण के अंदर रखा जिसको हमने हल नहीं किया था, दूसरे को हल किया था, पहले को हल नहीं किया था, तो तीसरे का मान किसके अंदर रख दिया पहले के अंदर और वहां से वो वैल्यू पुट कर दी और हल किया तो अपने पास एक चर का मान निकला। अब जिस चर का मान निकला है उसको चाहे तो आप समीकरण 1 के अंदर रखो, 2 के अंदर रखो या फिर 3 के अंदर रखो, दूसरे चर का भी मान निकल जाएगा। यही होती है अपने पास प्रतिस्थापन विधि। आप जितने अधिक इसके सवाल करते हैं ये विधि आपको सरल लगने लगती है। अगर देखा जाए कि ग्राफीय विधि की तुलना में इस विधि को अगर हम हल करें तो ये अपनी विधि थोड़ी सरल रहती है। बीजगणितीय विधि है, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है कि थोड़ी कठिन रहे, लेकिन अगर इसको हल करने जाते हैं थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ती है तो ये विधि आपको ग्राफीय विधि की तुलना में भी सरल लगेगी। इसका अगला सवाल है उदाहरण नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब आपको सवाल है वो भाषा के रूप में दिए जाएंगे। अब भाषा के रूप में जो सवाल है उससे पहले तो रेखिक समीकरण का निर्माण करना है। अब रेखिक समीकरण 2 होंगे तो 2 चर भी होंगे, अगर 2 चर हैं तो 2 रेखिक समीकरण, 2 रेखिक समीकरण है तो 2 चर। अब 2 रेखिक समीकरण के लिए सवाल के अंदर 2 बातें दी गई होगी और उन्हीं से हमें रेखिक समीकरणों का निर्माण करना है। इसके अंदर जो भाषा वाले सवाल है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां से हमें पहले तो रेखिक समीकरण का निर्माण करना होता है और फिर उन रेखिक समीकरणों को हल करना होता है। जैसे ये वाला उदाहरण था, इसके अंदर रेखिक समीकरण दिया हुआ था, हमें केवल उसको हल करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर हमें रेखिक समीकरण भी दिया हुआ नहीं है तो पहले तो हमें इसका रेखिक समीकरण बनाना पड़ेगा।
तो ये जो भाषा वाले सवाल हैं वो अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सवालों को अच्छे से हल करना है। लिखा हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। देखना, हम यहाँ से इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो भी रैखिक समीकरण बनेंगे उसको आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। हम इसको केवल प्रतिस्थापन विधि से ही फिलहाल हल करेंगे। आपको क्या करना है, जो रैखिक समीकरण बनते हैं उसको एक बार ग्राफीय विधि से भी हल कर देना है। देखना, यहाँ से अगर इसकी हम इक्वेशन बनाए, अगर लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण बनाए तो वो क्या बनेंगे? 2 चीजें हैं, एक तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है, और जो बातें कही जा रही है वो उनकी आयु के बारे में है। तो अभी फिलहाल की आयु हमको पता नहीं है, यहाँ पर ये पहले की कह रहा है और बाद की कह रहा है, मतलब हमें वर्तमान की आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान में हम कोई ना कोई आयु उसकी अज्यूम कर लेते हैं, कोई ना कोई आयु मान लेते हैं। तो हम कहते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष, उसकी पुत्री की आयु वो हमने लिखी y। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अंदर कहा है कि आफताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब अभी उसकी उम्र कितनी है? x वर्ष है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? 7 कम करनी पड़ेगी। तो 7 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? अभी x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। अभी 7 वर्ष है, तो अभी x वर्ष है, तो 7 साल पहले उम्र कितनी थी उसकी? x माइनस 7। जैसे अभी किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल है, तो 7 साल पहले कितनी थी? 38 होगी। क्या किया हमने? 45 में से 7 कम कर दिए। तो वही की वही बात यहाँ पर कि आफताब की अभी आयु है x वर्ष, 7 वर्ष पहले की बोली है, तो हमने क्या कर दिया? 7 यहाँ से घटा दिया, तो हो गया x माइनस 7। ये तो हो गई 7 साल पहले आफताब की आयु। अब उन्होंने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? अभी उसकी पुत्री की आयु है y वर्ष, तो फिर 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। वो कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। क्या इनको हम बराबर लिख सकते हैं? अगर इनको हम बराबर लिखने जाएं तो देखना, x माइनस 7 ये पिता की आयु है, y माइनस 7 ये पुत्री की आयु है। अगर वजन देखने जाएंगे तो वजन कहाँ ज़्यादा होगा? इस वाली तरफ ज़्यादा होगा। तो अगर हमें इसको बराबर करना है तो वजन किधर रखेंगे? इधर रखेंगे। और इधर वजन कितना रखेंगे? जो हमें सवाल में दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया है कि 7 गुनी आयु का था। कितनी आयु का था? 7 गुने का। तो देखना, वजन इधर ज़्यादा है, इधर कम है। बराबर करना है तो वजन इधर रखना पड़ेगा, और इधर कितना रखना है? 7 गुना। मतलब इसका गुणा किसके साथ कर देना है? 7 के साथ। तो ये अपने पास बन गया रैखिक समीकरण x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7। क्या हो जाएगा? x माइनस 7 बराबर 7 और y का गुणा होगा तो 7y, और 7 और 7 का गुणा होगा तो 49। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 बराबर 0। क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7y प्लस का 49 माइनस का 7, तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस का 42 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कि प्रश्नानुसार जो पहली कंडीशन थी उससे अपने पास जो रैखिक समीकरण बना है वो बना है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब प्रश्नानुसार ये अपनी स्थिति फर्स्ट थी। अब यहां पर लिखना है स्थिति सेकंड कि दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये तो 7 साल पहले की बात है। अब हम लिखते हैं 3 वर्ष बाद की। देखना, अभी जैसे आफताब की आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी?
x प्लस 3। जैसे अभी 45 है तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। कैसे आई, 3 ऐड किया है तो अभी x मानी है तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। उसकी पुत्री की आयु अभी y वर्ष है तो 3 साल बाद में उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, अभी y है तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अगर बीच में बराबर लिखें तो देखना ये पिता की आयु है और ये पुत्री की आयु है। अब पिता की आयु में से कुछ भी घटाए या जोड़े हमेशा पुत्री की आयु से बड़ा ही रहने वाला है, तो मतलब ये वाला मान ज़्यादा है, ये वाला मान कम है। अगर तराजू पर रखें तो ये वाला फिलहाल इधर झुका हुआ है, इधर से ऊपर है। अगर बराबर रखना है तो वजन का रखोगे इस वाली तरफ, और इधर कितना वजन रखना है जो सवाल में दिया हुआ है, कहा गया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 गुना। तो यहाँ पर इसका किसका साथ गुणा कर देंगे, 3 के साथ। तो ये अपने पास समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा करें हो जाएगा 3y प्लस 9, बराबर के उधर लेके जाएं। तो अपने पास हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखना अपने पास समीकरण 1 आ गया है, समीकरण 2 आ गया है। आप इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसमें से किसी सरल समीकरण का हमें चयन कर लेना है और वहाँ से हमें एक चर का मान निकालना है, और उस चर का मान हमें समीकरण नंबर दूसरे के अंदर रख देना है। वो समीकरण जिसको हमने हल नहीं किया है वहाँ से हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, और जिस चर का मान प्राप्त होता है उसको किसी भी समीकरण के अंदर रखें वो दूसरे चर का मान जरूर देगा। तो हम यहाँ से चयन करते हैं समीकरण नंबर 2 का। कि हमने माना कि जो समीकरण नंबर 2 है वो 1 की तुलना में सरल है, तो हमने कहा समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, एक चर का मान निकाल देते हैं। तो हम चर का मान निकाल देते हैं यहाँ से x का, बाकी सारा का सारा भेज देते हैं दूसरी तरफ। तो x बराबर क्या बच जाएगा, माइनस का 3y है इधर जाएगा तो प्लस का 3y, माइनस का 6 है उधर जाएगा तो प्लस का 6। ये हो गया समीकरण नंबर 3। यहाँ से एक चर का मान निकाला, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 का मान है वो समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 है उसका मान किसके अंदर रख देते हैं, समीकरण 1 के अंदर। समीकरण 1 है अपने पास x माइनस 7y प्लस 42, क्या हो जाएगा x, और x की जगह क्या लिखना है 3y प्लस 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3y प्लस 6। इस x को हमने हटा दिया है, इसकी जगह कितना लिखा है 3y प्लस 6, फिर माइनस में लिखना है 7y और प्लस में 42 और बराबर में 0। देखना 3y और माइनस का 7y, बड़ा मान क्या है 7 है और 7 का निशान क्या है माइनस, तो लिख दिया माइनस। और हमेशा देखना है जब भी माइनस और प्लस वाले चिन्ह आते हैं तो जो बड़ा वाला मान है उसके अंदर से छोटा वाला मान घटा देना है। तो 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4, और ये आ गया y, प्लस का 6 प्लस का 42, ये हो गया प्लस का 48 बराबर 0। ये माइनस का 4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक तरफ रहेगा 48, एक तरफ रहेगा 4y। तो हमने कहा कि 4y बराबर कितना आ गया 48। इस 4y को हम इधर लेके आए, प्लस का हो गया, फिर इनको बदल दिया, अगर जगह बदले तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4y बराबर कितना आ गया 48, तो y बराबर कितना आ जाएगा 48 और बटे में 4, कितना आ गया 12। 48 के अंदर अगर 4 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 12। अब देखना y का मान आ गया है, मतलब एक चर का मान आ गया। इसको आप चाहे तो समीकरण 1 के अंदर रखें, समीकरण 2 के अंदर रखें, या फिर समीकरण 3 के अंदर रखें। यहाँ से हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहते हैं y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर
y का मान रखते हैं समीकरण 3 के अंदर। क्या है, x बराबर 3y प्लस 6, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 गुणा y की जगह कितना लिखना है 12 प्लस में क्या लिखना है 6, तो x बराबर आ जाएगा 12 तिया 36 प्लस का 6, तो x बराबर आ जाएगा 42 और y बराबर कितना आया था अपने पास 4। देखो तो अपने पास y बराबर कितना आया 12 और x बराबर कितना आ गया अपने पास 42। यानी x क्या था अपने पास, x था अपने पास आफताब की आयु और y बराबर क्या था उसकी पुत्री की आयु। मतलब वर्तमान में आफताब की आयु है 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु कितनी है 12 वर्ष। देखना उन्होंने कहा था 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये 42 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा 35 और यहां से भी 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो क्या जो 35 है वो 5 का 7 गुना है, हाँ 35 है वो 5 का 7 गुना है। मतलब जो बात कही थी वो सही साबित हो रही है। इन्होंने कहा है 3 साल बाद में, तो ये 3 साल बाद में 42 के कितने हो जाएंगे 45 और ये 12 का कितना हो जाएगा 15। तो क्या 45 है वो 15 का 3 गुना है, हाँ 45 है वो 15 का 3 गुना है। यानी दोनों कंडीशन यहाँ से अपने सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यानी अपने जो मान निकले हैं 42 और 12 वो मान कैसे हैं, सही है कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी है 42 वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। अगला है अपने पास कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक पेंसिल है और एक रबड़ है। अब दोनों का मूल्य पता नहीं है, मूल्य कुछ भी आ सकता है। मतलब दोनों को फिलहाल हम क्या मान सकते हैं, चर माने। एक को x नाम दे, एक को क्या नाम दे y। उसका मूल्य है तो हमने कहा कि पेंसिल का मूल्य कि माना पेंसिल का मूल्य वो हमने माना है x रुपए। पेंसिल का मूल्य कितना माना है x और रबड़ का मूल्य माना रबड़ का मूल्य वो है अपने पास y। कि पेंसिल का मूल्य हमने x लिखा है, रबड़ का मूल्य y लिखा है। देखना पेंसिल अपने पास 2, एक पेंसिल अगर हम 5 रुपए में खरीदते हैं तो 2 पेंसिल 10 रुपए में खरीदते हैं। क्यों, 10 आता है अपने पास 2 गुणा 5। मतलब जितनी वस्तुएं ली है उसका एक के मूल्य के साथ में क्या कर दिया गुणा। तो एक का मूल्य x रुपए है और पेंसिल है कितनी 2, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 2x। तो यह प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट क्या है कि 2 पेंसिल है। अब एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और एक रबड़ का मूल्य है y रुपए, तो 3 रबड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा 3y। जितनी संख्या उसका मूल्य के साथ में गुणा। तो एक रबड़ का मूल्य y रुपए और 3 रबड़ है तो 3y। और दोनों को मिलाकर हम कितने में खरीदते हैं 9 रुपए में। दोनों को मिलाकर कितने में खरीदते हैं 9 में। तो दोनों को मिला देना है कि 2x और 3y। मतलब पेंसिल और रबड़ का मूल्य हमने क्या कर दिया मिला दिया और मिलाकर रुपए कितने दिए हैं 9। तो मिलाकर रुपए दिए 9। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार स्थिति सेकंड। दूसरी स्थिति क्या बोलती है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। अब पेंसिल कितनी है, पेंसिल आपके पास 4 और रबड़ कितने हैं 6। 4 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपए है तो 4 पेंसिल का 4x हो जाएगा। एक रबड़ का मूल्य 6 रुपए, एक रबड़ का मूल्य y रुपए, तो 6 रबड़ों का मूल्य कितना आ जाएगा 6y। और टोटल मिलाकर कितने रुपए देते हैं 18, तो ये बराबर में आ जाएगा 18। समीकरण नंबर 2 कि 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18। दोनों समीकरण आ गए।
अब एक सवाल के लिए इसको हल करने से पहले इसके अनुपातों की तुलना करके देख लेते हैं कि अनुपात कैसे आ रहे हैं। जैसे यहाँ से A1/A2 लिखे तो आएगा 2/4, मतलब 1/2। फिर लिखे B1/B2 तो ये आएगा 3/6, यानी 1/2। फिर लिखे C1/C2 तो ये आएगा -9/-18, मतलब ये भी आएगा 1/2। मतलब तीनों अनुपात बराबर हैं, मतलब रेखा इस संपाती होगी और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। तो इन रैखिक समीकरण है, इसके अपरिमित रूप से अपने पास अनेक हल निकलेंगे। कोई एक मान नहीं आएगा एक्स और वाई का, एक्स और वाई के अनेक मान प्राप्त होंगे। तो एक बार के लिए इसको हल करते हैं कि समीकरण 1 से। अब की बार पहले वाले समीकरण को चुन लेते हैं। यहां से हम क्या लिखे, x की वैल्यू निकाल दें। अपने पास 2x बराबर कितना आ जाएगा, 9 - 3y। तो x बराबर कितना आएगा, 9 - 3y/2। ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 3। कि समीकरण 3 का मान हम किसके अंदर रख रहे हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से हमने समीकरण 3 बनाया है, तो मान किसके अंदर रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अपने पास क्या हो जाएगा, 4। और x की जगह क्या लिखना है, 9 - 3y/2। 9 - 3y/2, 4x हो गया, प्लस में 6y और बराबर में 18। तो ये अपने पास 4 के अंदर मल्टीप्लाई कराए। अब मल्टीप्लाई ना कराए, पहले काट दे चाहे तो कितना बचेगा, 2। अब 2 का गुणा करें, 2 9 18 माइनस 2 3 6y प्लस का 6y बराबर 18। 6y से 6y कट गया, 18 बराबर क्या आ गया, 18। अब ऐसा क्यों आया, देखना कोई चर यहाँ पर बचा ही नहीं है। चर क्यों नहीं बचा, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर चर के केवल एक मान होते तो यहाँ पर कोई न कोई चर जरूर बचता। जब भी ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं, कोई भी चर नहीं बचता है शेष, तब समझ लेना है कि जो रेखा है वो संपाती है और जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अनुपात की भी बात करें तो लिख देने हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। वो भी कितना आता है, 1/2। जब ऐसा होता है तो रेखा संपाती होती है और जो रैखिक समीकरण होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। अब यहाँ पर x का मान आप चाहे जो भी रखें, y अपना मान अपने आप ग्रहण कर लेगा। अगर x बराबर हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे x बराबर हमने रख दिया यहाँ पर 0, x बराबर क्या रख दिया, 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, अपने पास 3 आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पर भी x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 ही आएगा। अगर आप यहाँ पर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आएगा 9/2। तो यहाँ पर भी अगर आप y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आएगा 9/2। मतलब अब आप जो भी मान यहाँ पर रखेंगे पहले समीकरण के अंदर, तो जो मान आते हैं वो के वो मान दूसरे समीकरण पर भी लागू होंगे, क्योंकि दोनों समीकरण है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों समीकरण एक ही है। अगर यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ये सेम ये पहले वाला समीकरण ही बन जाएगा। मतलब दोनों समीकरण है वो संपाती हैं, यानी कोई भी बिंदु रखो वो इसको संतुष्ट करेगा। अगर समीकरण 1 संतुष्ट कर रहा है तो समीकरण 2 भी संतुष्ट करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक हल होता है, तब वहाँ पर रैखिक समीकरण में क्या होता है कि जो पहले वाला समीकरण जिस बिंदु को संतुष्ट करता है, जरूरी नहीं कि दूसरा उसको संतुष्ट करे, दूसरा उसको कभी भी संतुष्ट करेगा नहीं। केवल एक प्रकार के ही बिंदु ऐसे होंगे जो दोनों समीकरणों को द्वारा संतुष्ट होते हैं,
लेकिन जब संपाती रेखाएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो दोनों जो समीकरण होते हैं वो सारे के सारे बिंदुओं को संतुष्ट करेंगे। जो पहला संतुष्ट करता है वो का वो दूसरा भी संतुष्ट करेगा। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर अपने पास दो रेखिक समीकरण थे, तो इसके अंदर x बराबर 42 और y बराबर 12, ये मान रखने पर ही ये दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे। इसके अलावा चाहे आप कोई भी मान रखो, दोनों समीकरण कभी भी संतुष्ट होने वाले नहीं है। कि दोनों के अंदर x बराबर जब 42 और y बराबर 12 मान रखते हैं, तभी ये वाला 0 होगा और ये भी 0 होगा, ये वाला 0 होगा और ये भी वाला भी 0 होगा। इसके अलावा आप कोई भी मान रखेंगे, चाहे तो 10-10 रखेंगे, तो भी दोनों बराबर होने वाले नहीं हैं। ये और ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे, इधर भी ये वाला और ये वाला कभी भी बराबर नहीं आएगा। ये दोनों बराबर कब आएंगे? जब x बराबर 42 रखेंगे और y बराबर 12 रखेंगे। जबकि इस वाले के अंदर आप x का जो भी मान रखे, y का जो भी मान रखे, जो इधर आएगा वो का वो इधर भी आएगा। दोनों समीकरण एक प्रकार से ही व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, दोनों का अलग अलग व्यवहार नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो रेखा है वो संपाती है और इसके जो बिंदु हैं, जो हल वाले बिंदु हैं, वो अपरिमित रूप से अनेक हैं। यहाँ पर हमने पहले से इसका अनुपात चेक कर लिया था, तो हमको पता था कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, लेकिन हमको ये बताना था कि ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर, इसलिए हमने इतना हल किया है। तो आपको भी क्या करना है, इतना हल कर देना है, और जब कोई भी चर न बचे तब समझ लेना है कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके बाद में आप चाहे तो नीचे अनुपात भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सभी का अनुपात बराबर आ रहा है, तो रेखाएं संपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। इसका उदाहरण नंबर 7 कि दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? मतलब कहा है क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर इसका हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद करती है तो हल कितना निकलता है, एक निकलता है। तो मतलब हल निकल गया तो समझ लेना कि पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर हल नहीं निकलता है, अगर हल नहीं निकलता है तब हम कहेंगे कि पटरियां है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर हल नहीं निकलता है मतलब रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समांतर होगी, तभी उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। देखना यहां से अगर पहले इसका अनुपात देखते हैं तो क्या आता है, थोड़ा आइडिया पहले से ही ले लेता है कि क्या आने वाला है अपने पास उत्तर। x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। यहां से अगर अनुपात निकालें तो a1/a2, तो x का गुणांक 1, इधर x का गुणांक 2, तो अनुपात आया 1/2। यहाँ पर 2/4 यानी 1/2। यहाँ पर -4/-12, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 12 कटा, तो आया 1/3। यहाँ पर अनुपात है अपने पास 1/2, यहाँ पर 1/2, लेकिन यहाँ पर अनुपात आया अपने पास 1/3। जब a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर आए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आए, तब हम कहते हैं रेखाएं समांतर होती हैं, वहाँ पर कोई भी हल नहीं आता। मतलब ये जो दोनों रैखिक समीकरण हैं वो समांतर रेखाओं के हैं, यानी ये दोनों रैखिक समीकरण यानी दोनों रेल की पटरियाँ और दोनों रेल की पटरियाँ समांतर हैं, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। इसको भी थोड़ा बहुत हल कर देते हैं। हमने अनुपातों की तुलना की है तो अपने को पता चल गया है कि जो रेल की पटरियाँ वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की जो रेखाएं हैं वो कैसी आ रही है, समांतर। अब हम समीकरण चयन करते हैं, पहला वाला समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा कि -4 है, इधर जाएगा तो +4, और 2y प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 का चयन किया था, उसको हल किया था हमने, समीकरण 3 बना दिया। इसका मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा x है तो x की जगह क्या लिखना है, 4 - 2y + 4y -12 बराबर 0। अब 2 का अंदर गुणा कराएं तो 2 × 4 कितना आ जाएगा,
8 आ जाएगा, और 2 गुणा -2y, ये हो गया माइनस का 4y प्लस 4y -12 बराबर 0। तो -4y प्लस 4y कट गया, ये अपने पास कितना आया 8 -12 बराबर 0। तो 8 बराबर 12। क्या ये होता है कि 8 या 12 इक्वल होते हैं? तो 8 और 12 इक्वल नहीं होते। या फिर क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि 8 - 12, ये हो गया अपने पास माइनस का 4 बराबर 0। क्या -4 है वो 0 के बराबर होता है? वो भी 0 के बराबर नहीं होता। देखना यहाँ पर भी कोई चर नहीं बच रहा है, और जो पिछला वाला सवाल किया था उसके अंदर भी अपने पास कोई भी चर नहीं बच रहा था। लेकिन इधर जो LHS है और RHS है वो दोनों मान आपस में बराबर आ रहे थे। इधर भी 18 है, इधर भी 18 है, तब वो कैसे होते हैं? संपाती। और यहाँ पर देखना कि इधर कोई भी चर मौजूद नहीं है, लेकिन इधर वाला मान और इधर वाला मान आपस में बराबर नहीं है। मतलब LHS है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। इधर अगर 8 मानते हैं तो इधर कितना है? 12 है। अगर इधर -4 मानते हैं तो इधर कितना है? 0। मतलब यहाँ पर LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ से दो बातें उभर के आई कि जब चर होता है वो उपस्थित नहीं है, अगर हल किया दोनों रैखिक समीकरणों को, कोई भी चर हमारे पास उपस्थित नहीं है, केवल संख्यात्मक मान है, तब संख्यात्मक मान में देखना है कि LHS और RHS अगर इक्वल आते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर संख्यात्मक मान में LHS और RHS इक्वल नहीं आते तब रेखाएं समांतर होती हैं और उसका कोई भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी और यहाँ पर इसका कोई भी हल मौजूद नहीं होगा। तो लिखोगे रेल की पटरियाँ, रेल की जो हमारे पास पटरियाँ हैं समांतर होगी, रेल की पटरियाँ समांतर होगी, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब जब हमने यहाँ पर रैखिक समीकरणों को हल किया तो अपने पास तीन स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। एक तो वो कि जब हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो अपने पास x का भी मान आ रहा था, y का भी मान आ रहा था। मतलब वहाँ पर जो रेखाएं थी वो प्रतिच्छेदी थी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उसका एक हल होता है। तो वहाँ पर हमारे पास x का भी मान आया था और y का भी मान आया था। दूसरा, जब हमने उदाहरण नंबर 6 को हल किया तो वहाँ पर हमारे पास जो समीकरण हल करने पर चर है वो कोई भी उपस्थित नहीं रहा, जो चर थे वो कट गए, जो 6y थे वो कट गए थे। लेकिन जो संख्यात्मक मान बचा अपने पास 18, वो LHS में भी 18 था, RHS में भी 18 था। मतलब दोनों तरफ वैल्यू थी वो बराबर थी। तब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती है और उसको हम अनुपात से भी चेक कर सकते हैं। जो अपने पास उदाहरण नंबर 7 था वहाँ पर भी हमने जब दोनों रैखिक समीकरणों को हल किया तो कोई भी चर उपस्थित नहीं रहा, चर कट गए, अपने पास केवल संख्यात्मक मान बचा। लेकिन अब की बार जो संख्यात्मक मान था वो LHS और RHS में अलग अलग था। तब हम कहते हैं कि जो रेखाएं वो समांतर होती हैं और उन रैखिक समीकरणों का कोई भी हल मौजूद नहीं होता। तो इस प्रकार से आप रैखिक समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं, उसके जो हलों की संख्या है वो बता सकते हैं और इसके अंदर आप जो रैखिक समीकरणों के गुणांकों के अनुपात हैं उनकी भी सहायता ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा है। हमें आशा है कि आपको ये विधि अच्छे से समझ में आई होगी। इसके जो सवाल हैं प्रश्नावली 3.2 उसको हम अपनी कल की क्लास के अंदर शामिल करेंगे और वहाँ पर इसके और सवाल करेंगे तो ये विधि अपने और भी अच्छे से समझ में आएगी। यह विधि आप देखा जाए तो ग्राफी विधि की तुलना में सिंपल रहती है और विलोपन विधि है वो इसकी तुलना में भी सिंपल रहेगी।
मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो कठिनाई का हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही यह विधि हमारे लिए उपयुक्त लगेगी कि ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि जब हम पढ़ते हैं तो जितने ज़्यादा सवाल करते हैं तो एक विधि की तुलना में दूसरी विधि हमें सरल लगने लगती है। तो हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर प्रश्नावली 3.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।